चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड में फिर दो है हमारे पास, एक अर्ली चाइल्डहुड है, एक लेटर चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है और एडल्टहुड है। बेसिकली आमतौर पे ये 4 स्टेज है। इन चारों स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे और एज देखेंगे। देखिए, हम में से हर इंसान, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा हो, बेसिकली उन सब का पैटर्न्स यही है डेवलपमेंट का। सब कोई इसी स्टेज से डेवलप हुए होंगे या होंगे। बेसिकली इंसान की डेवलपमेंट का जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट स्टेज है, वो है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज का मतलब है कि कॉन्सीव करने से लेकर के पैदाइश होने तक, यानी बच्चे के जन्म होने से कबल जन्म होने से पूर्व की जो अवस्था है, जिस दिन से गर्भधारण होता है, गर्भधारण से लेकर के जब तक जन्म नहीं हो जाती तब तक की जो अवस्था है, बेसिकली उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं जी? उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। बेसिकली उस अवस्था को हम लोग प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। अर्थात ये प्रीनेटल स्टेज जो होता है वो 9 महीने का होता है। अगर कैलेंडर के हिसाब से देखें हम लोग तो 9 महीने की अवस्था होता है। अर्थात बच्चा जो है वो अपने माँ के पेट में 9 महीना रहता है। और चांद के महीने के हिसाब से अगर देखें तो 10 महीना आप कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 280 दिन हम लोग कहते हैं बेसिकली। जबकि 280 दिन के बाद एग्जैक्टली बच्चा पैदा नहीं होता, जरूरी नहीं है। आजकल कॉम्प्लेक्सिटी हो गए हैं तो टाइम लगता है, बेसिकली समय लगता है। लेकिन बायोलॉजिकली जो डिफाइन है वो बेसिकली कहते हैं कि आमतौर पे 266 दिन बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है, अर्थात फीटस भ्रूण बन करके रहता है बेसिकली। और उसके बाद फिर उसकी पैदाइश होती है बेसिकली। सो प्रीनेटल स्टेज में बेसिकली कंसेप्शन से लेकर के बर्थ तक का जो स्टेज है, अर्थात प्रीनेटल स्टेज टोटल कितने दिन का है भाई? प्रीनेटल स्टेज टोटल जी, प्रीनेटल स्टेज टोटल 10 दिनों की अवस्था है बेसिकली। नहीं जी, टोटल 10 दिनों की अवस्था है, सॉरी 9 महीने की अवस्था है ना भाई जी। आवाज मेरी बराबर नहीं मिल रही है क्या? जी आवाज ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली जो आपका प्रीनेटल स्टेज है वो कंसेप्शन से लेकर के बर्थ तक के एज को कवर करता है, जिसमें टोटल आमतौर पे 9 महीना शामिल है। लिनियर मंथ के हिसाब से देखें तो 10 महीना शामिल है, यानी 280 दिन के आसपास शामिल है। लेकिन बायोलॉजिकली ये 266 दिन का टाइम लगता है, प्लस माइनस 1 वीक ऑलवेज लगा रहता है बेसिकली। सो प्रीनेटल स्टेज में अगर आप देखें तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि प्रीनेटल स्टेज में कॉन्सेप्शन से लेकर के बर्थ तक का स्टेज शामिल है। तो कंसेप्शन से लेकर के बर्थ तक के स्टेज में फर्दर 3 स्टेज है बेसिकली जी। कंसेप्शन से लेकर के बर्थ तक में जी, बर्थ तक में फर्दर 3 अवस्था है बेसिकली, 3 स्टेजेस है बेसिकली। जिसमें पहला स्टेज है हमारा जी, जिसमें पहला स्टेज है हमारा जी, पहला स्टेज है हमारा जी, द पीरियड ऑफ जायगोट बेसिकली, है ना, युग्मंज की अवधि बेसिकली। इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से लेकर के 2 वीक का जो अवस्था होता है, 2 वीक का जो मरहला होता है बेसिकली, उस अवस्था को हम लोग पीरियड ऑफ जायगोट कहते हैं बेसिकली, यानी युग्मंज की अवधि। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि प्रीनेटल स्टेज 9 महीने का है, उस 9 महीने में फर्दर 3 स्टेज है। पहला स्टेज है द पीरियड ऑफ जायगोट, और पीरियड ऑफ जायगोट फर्टिलाइजेशन से लेकर के जी, फर्टिलाइजेशन से लेकर के 2 वीक तक का होता है बेसिकली। इसको पीरियड ऑफ जायगोट कहते हैं। फिर पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, यानी भ्रूण की अवधि या गर्भ की अवधि, ये 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने की जो अवधि होती है उसको हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ जी, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। हाँ, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, दैट मींस गर्भ की अवधि कहते हैं बेसिकली। और तीसरा जो स्टेज है बेसिकली वो है आपका पीरियड ऑफ जी, पीरियड ऑफ फीटस, है ना, पीरियड ऑफ फीटस बेसिकली, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूण की अवधि।
इसमें 2 महीना के बाद से जो बाकी 9 महीना तक का जो हमारा मरहला है, यानी 2 से लेकर के यानी टोटल 7 महीने का जो मरहला है, दूसरे महीने के एंड होने के बाद से जो 9वें महीने तक के जो हमारा एज है, वो बेसिकली पीरियड ऑफ फीटस के अंदर कंसीडर किया जाता है। अर्थात यहाँ पे भ्रूण बन जाता है और भ्रूण बनने लगता है बेसिकली, इसलिए हम लोग इसको पीरियड ऑफ फीटस कहते हैं। मैंने कहा कि जो प्रीनेटल स्टेज है बेसिकली इंसान के डेवलपमेंट का सबसे पहला मरहला, सबसे पहला अवस्था प्रीनेटल स्टेज है, जो कि माँ के गर्भ में होता है, जो आमतौर पे 9 महीने का मरहला है, या 280 दिन लूनियर मंथ के हिसाब से कहें, और बायोलॉजिकली 266 दिन का। उसमें हमने बताया कि वो पैदाइश से लेकर के 9 महीने तक का शामिल है बेसिक सॉरी जिस दिन से कॉन्सेप्शन हुआ, कॉन्सेप्शन से लेकर के पैदाइश तक का जो मरहला है वो उसके अंदर शामिल है। उस मरहले को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पीरियड ऑफ जायगोट, जिसमें फर्टिलाइजेशन से लेकर के फर्टिलाइजेशन से लेकर के 2 वीक तक का मरहला शामिल होता है ना, 2 वीक तक का मरहला शामिल होता है। और फिर पीरियड ऑफ एम्ब्रियो है, जिसमें 2 सप्ताह से 2 महीने तक का, 2 सप्ताह से 2 महीना बेसिकली। और पीरियड ऑफ फीटस है, जिसमें आपका 2 महीने के बाद से जब तक कि आपकी पैदाइश नहीं होती, जब तक कि आपकी पैदाइश नहीं होती, वो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में कंसीडर किया जाता है। तो ये है आपका प्रीनेटल स्टेज। उसके बाद आता है इन्फेंसी स्टेज, जिसको आप शैशव अवस्था कहते हैं बेसिकली, शैशव अवस्था कहते हैं बेसिकली, इन्फेंसी स्टेज को बेसिकली। देखिए, जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि जो बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, वो हेल्पलेस है, जैसा आप सोचते हैं वैसा है नहीं। उसको जिंदगी जीने के लिए जो एक्टिविटीज करनी है वो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो भी बॉडली वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डिस्कार्ड करता है, भूख लगता है, रोता है, भूख लगती है जब भी वो रोता है, दूध मांगता है, और उस तरीके की जो भी नीड है उसकी, जो जिंदगी जीने के लिए चाहिए, जैसे सांस का लेना है वो खुद से लेता है। तो इन्फेंसी स्टेज को, शैशव अवस्था को जैसा हम लोग हेल्पलेस समझते हैं वैसा हेल्पलेस नहीं होता न्यूबॉर्न बेबी बेसिकली। जो एक्टिविटीज जिंदगी जीने के लिए चाहिए होती है वो उस वक्त, उस इन्फेंसी के स्टेज में, इन्फेंट के अंदर वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है कि वो एक्टिविटीज परफॉर्म करे बेसिकली। जैसे सांस लेना, सक करना, सोलो करना, फिर बॉडली वेस्ट डिस्चार्ज करना, ये तमाम तरह एक्टिविटीज उसके अंदर मौजूद होती है बेसिकली। इतना ही नहीं बल्कि बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो इन्फेंसी स्टेज में है, वो इतना काबिल होता है कि वो ये अंदाजा लगा सकता है कि किस तरफ से आवाजें आ रही है। अर्थात जिस ओर से आवाज आती है वो उस ओर घूमने की कोशिश करता है, वो उस और कान खड़ा करने की कोशिश करता है, अर्थात सुनने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, बच्चे को ये भी मालूम है, अगर अचानक से आप फ्लैश लाइट जला दीजिए, लाइट तेज जला दीजिए, तेज रोशनी दे दीजिए, ऐसी स्थिति में वो आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इससे हमें प्रभावित हो रहे हैं, हम इफेक्ट हो रहा है हमें। सो ये भी करने लगता है। मजे की बात ये है कि वो इतना ही नहीं बल्कि वो ये इन्फेंसी के स्टेज में, बचपना के मरहला में, बल्कि लोग कहते हैं कि पैदाइश के कुछ ही घंटों के बाद बच्चा अपनी अम्मा को पहचानने लगता है, अपनी माँ को पहचानने लगता है, उनकी वॉइस को पहचानने लगता है, उनकी खुशबू को पहचान जाता है। माँ का गोद कौन सा, माँ की गोद है, माँ की आवाज कैसी है, टोन कैसा है, पीच कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है, ये तमाम चीजें बच्चा आइडेंटिफाई कर लेता है। कोई अननोन लोग बच्चे को गोदी लेता है, रोने लगता है, माँ के गोद में रख दीजिए, चुप हो जाता है। नहीं जी माँ के गोद में रख दीजिए, चुप हो जाता है। आप देखिए छोटे बच्चे को कितना काबिल है। हम लोग सोच रहे हैं कि वो हेल्पलेस है बेसिकली, बट ऐसा नहीं है। वो उसकी माँ, उसको माँ को पहचानता है, माँ की आवाज को पहचानता है बेसिकली।
उसकी खुशबू को पहचानता है, उसके गेस्चर पोस्चर को पहचानता है। कई किताबों में तो लोगों ने लिखा है कि मतलब बच्चे को माँ की आहट तक का अंदाजा हो जाता है कि माँ आ रही है। कई किताबों ने ऐसा रेफरेंस लिखा है। एक है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने किताब लिखी है। एग्जैक्टली मैं किताब का नाम नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने लिखा है कि बच्चे वो जो इन्फेंसी स्टेज में है वो इस लायक हो जाते हैं, इतना काबिल होते हैं कि वो आहट तक पहचानने लगते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के बात ये है कि इन्फेंसी स्टेज जो आपका 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का मरहला है, आपका 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है, 2 वर्ष की जो अवस्था है, इसमें जैसा हम बच्चे को हेल्पलेस कंसीडर करते हैं वैसा हेल्पलेस नहीं होता है। जिंदगी जीने के लिए जो गतिविधि करनी होती है, जो करना जरूरी होता है, वैसी तमाम एक्टिविटीज करता है वो बेसिकली। पैदाइश के पहले ही सप्ते में ये सब आइडेंटिफाई करने लगता है, किस तरफ से आवाज आ रही है, किस तरफ लाइट ज्यादा है। फिर अपनी माँ की आवाज को पहचानने लगता है, उनकी आहट को पहचानने लगता है, उनकी आवाज को पहचानने लगता है बेसिकली। मुंह हाथ भी आप देखते हैं, मुंह खोलने लगता है, दूध चाहिए होता है तो रोने लगता है, या किसी और तरीके की डिफिकल्टी हो तो वो उसके लिए भी रोने लगता है बेसिकली, है ना। इसी स्टेज में आपका मोटर डेवलपमेंट अगर देखें बेसिकली, तो यहाँ पर जो इन्फेंसी स्टेज है, यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट जो हमारा होता है बेसिकली, वो एक्चुअली रिफ्लेक्सेस एक्शन होते हैं, ऑटोमेटिक होता है बेसिकली। आप उन एक्शन को, बच्चे के हाथ पांव को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे का अपनी मोटर ऑर्गन पे अधिकार नहीं रहता, वो ऑटोमेटिक होता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है बेसिकली। जी, बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट है, इन्फेंसी स्टेज में जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है, वो बेसिकली ऑटोमेटिकली होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है, जिसको आप कंट्रोल जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बच्चे भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन है, ऑटोमेटिक होता है बेसिकली। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि यहीं से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की शुरुआत, जी, यहीं से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की शुरुआत, जी, हो जाती है, होने लगती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की शुरुआत इन्फेंसी स्टेज से शुरू होती है। एक बार पूछ दिया था, लोग उल्टा पुल्टा कर दिया था। और इसका सबूत आपको मिलेगा ब्रूनस की थ्योरी से, इसका एविडेंस मिलेगा आपको पियाजे की थ्योरी से। दोनों का फर्स्ट स्टेज देखिए, 0 से 2 इयर्स का कंसीडर करते हैं बेसिकली, और वहां से कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दोनों थ्योरी देते हैं। इससे साफ जाहिर है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की शुरुआत इन्फेंसी स्टेज से ही, जी, इन्फेंसी स्टेज से ही होने लगती है, हाँ, शुरू हो जाती है बेसिकली। तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है कि जो मोटर पैटर्न्स है, मोटर एक्शन जो है, वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, अर्थात ऑटोमेटिक होता है, उस पे आप किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल, जी, किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है एक्चुअली में, है ना। वो ऑटोमेटिक है एक्चुअली। अब जब हमने अभी बात की प्रीनेटल स्टेज की, उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं इन्फेंसी स्टेज की। इन्फेंसी स्टेज और प्रीनेटल स्टेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीवियस ईयर में बस एक क्वेश्चन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर के देखे गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। देखिए, जो चाइल्डहुड है उसको 2 साल से लेकर के 12 साल की जो अवस्था है उसको चाइल्डहुड करार दिया गया है, बाल्यावस्था करार दिया गया है, बाल्यावस्था कहा गया है। मैं बहुत रिजिड नहीं हूं एज के मामले में, और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि बहुत रिजिड मत होइएगा, क्योंकि अलग अलग किताबों ने अलग अलग तरीके के रेफरेंसेस लिए हैं, और कुछ में कम भी है एज और कुछ ने ज्यादा तक कंसीडर किया। लेकिन जो एक आइडियल एज है वो 2 से 12 साल की जो अवस्था है वो बेसिकली चाइल्डहुड का अवस्था है, बाल्य अवस्था है एक्चुअली, जी।
जी भाई बाल्य अवस्था है। अब वो जो बाल्य अवस्था है, जो चाइल्डहुड है, उसको फर्दर दो भागों में बांटा गया है। अर्ली चाइल्डहुड दैट मींस पूर्व बाल्य अवस्था, और लेटर चाइल्डहुड मतलब उत्तर बाल्य अवस्था बेसिकली। नहीं, जो अर्ली चाइल्डहुड है बेसिकली पूर्व बाल्य अवस्था है, बच्चा उसमें स्किल्स एक्वायर करना शुरू कर देता है, स्पीच डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड में। सोशलाइजेशन की प्रोसेस खेल कूद के जरिए से होती है, यानी प्ले एंड डेवलपमेंट के थ्रू होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की शुरुआत होने लगती है, इसलिए अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों की रियरिंग पे अच्छी खासी तवज्जो दी जानी चाहिए। फ्राइड ने कहा कि अगर अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों की पर्सनालिटी पे अगर माता पिता ध्यान नहीं देंगे तो बाद में वो बच्चा नेल बीटर, चैन स्मोकर और इस तरीके के न जाने कितने तरीके की पर्सनालिटी की डिमेरिट्स में वो शामिल हो जाएगा। इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड से पूर्व बाल्यावस्था में ही बच्चा, जो पूर्व बाल्यावस्था है, जैसा कि हमने कहा कि इसको 2 से लेकर के 6 साल की अवस्था, 2 से लेकर के 6 साल तक के बीच की जो अवस्था है उसको अर्ली चाइल्डहुड कहा गया है, पूर्व बाल्यावस्था कहा गया है। इस पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा कौशल अर्जन करना शुरू कर देता है, भाषा अर्जन करना शुरू कर देता है, भाषा का विकास होने लगता है। इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड को लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्रूशियल स्टेज जो है वो करार दिया गया है। बेसिकली क्रूशियल स्टेज अर्ली डेवलपमेंट को इसलिए करार दिया गया है क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज सबसे ज्यादा स्पीड से डेवलप होता है, और साथ ही साथ पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी इसी स्टेज में होने लगता है। इसलिए इस स्टेज में बच्चों की रियरिंग सही से किया जाना, जी बच्चों की रियरिंग सही से किया जाना जरूरी है, जरूरी है। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि भाई पहली क्लास में जाने के लिए बच्चों का एज कितना होना चाहिए? कंप्लीट 3 years सर। 6 years सर। जी कितना होना चाहिए? 6 years एनईपी 2020 5 साल सर। अभी गवर्नमेंट सर 6 year कर दिया है सर। 6 साल होना चाहिए। अभी एनईपी जो सब एनईपी 2020 था 2020 में नया इसलिए तो 3 साल दिया, लेकिन 5 साल पे 5 साल में एडमिशन पढ़ा था। 5 साल होना चाहिए सर। ठीक है, और कोई बताओ? सर 6 साल सर। 6 साल, ठीक है। और कोई बताओ भाई? एनईपी के थ्रू जो 3 से 6 साल होना चाहिए। यही तो बात है कि यार हम लोग सही से पढ़ते ही नहीं है। आपने करिकुलम स्ट्रक्चर क्यों नहीं देखा भाई? एक बार गूगल करो, करिकुलम स्ट्रक्चर देखो एनईपी का। 5+3+3+4। व्हाट यू मीन बाय 5+3+3+4? सर 5+3+3+4 का जो शेड्यूल है सर एनईपी में, एक एक करके बोलो। एनईपी के अकॉर्डिंग सर 5+ सर एनईपी के अकॉर्डिंग 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है उसमें सर 3 years का प्री प्राइमरी है सर, और आफ्टर 2 years सर 1-2 मिला करके 5 12 होना चाहिए। अरे भाई एक बोलो ना जी, जिक्रुल्लाह ऑफ करो। हाँ सर 5 का जो है तो 5 में सर प्री प्राइमरी जो आंगनबाड़ी आता है सर, ठीक है ना सर, जिसमें 3 साल में एडमिशन होता है। फिर 3 साल के बाद सर 6 year के एज में वो 1 क्लास में एडमिशन होता है, और 1 क्लास 2 क्लास तक वो 5 का स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। फिर 3, 4, 5+3 का स्ट्रक्चर जाता है जो 5 क्लास में पूरा हो जाता है, और फिर +3 का स्ट्रक्चर आता है जो 6, 7, 8 तक जाता है, और 8 के बाद फिर 12। 8 के बाद फिर 4 है, जिसमें 9, 10, 11, 12 कंसीडर होता है, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन कहलाता है। यस सर, ये स्ट्रक्चर है सर एनईपी 2020। फिर इतना कंफ्यूजन क्यों है जब इतना समझ रहे हैं भाई? तो सर आप फर्स्ट क्लास पूछे ना सर। सिंपल बात है भाई, फर्स्ट क्लास का मतलब उस प्री प्राइमरी नहीं है बेसिकली, है ना। स्कूल में जब हम जाते हैं तो स्कूल के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 3 years ऑलरेडी हमारी एज हो चुकी है, फिर हम इनरोल्ड हुए हैं, फिर 3 साल का प्री प्राइमरी है, तब पहली क्लास में जा रहे हैं।
तो 6 साल तो पहले ही हो गया ना भाई। अब ना 6 साल के बाद जा रहे हो स्कूल में पहली क्लास में जी। यस सर। नहीं समझे अभी भी, बहुते लोग मुंह खोले हुआ। अरे भाई 3 साल बच्चा ऑलरेडी रेयरिंग पाया, 3 साल की जब रेयरिंग हो गई तब फिर प्री प्राइमरी के लिए इनरोल हुआ, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, पालनबाड़ी हो, बालबाड़ी हो, जॉन कहना है कहो। 3 साल की फिर वो प्रैक्टिसेस होंगी, तब प्री प्राइमरी एजुकेशन पूरा होगा। तो 3 साल पहले उसका एज हो गया और 3 साल अब उसने प्री प्राइमरी में लिया, तो टोटल 6 साल हो गई ना उम्र, तब ना वो पहली क्लास में दाखिला लेगा। जी ओके सर, जी ओके सर, समझ में आ गया सर। सो बेसिकली पहली क्लास में जो बच्चे का एज है ना, बच्चे का जो एज है वो 6 साल है। और ये कोई नई बात नहीं है, बात ये है कि हम लोग सही से करिकुलर स्ट्रक्चर को समझे नहीं है। तो बेसिकली पहली क्लास में दाखिले के लिए 6 साल ही है। और बच्चा को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड हम कंसीडर कर रहे हैं वो 2 से 6 साल का कंसीडर कर रहे हैं। 6 से एबव जाएगा तो वो चला जाएगा लेटर चाइल्डहुड में। इसका मतलब ये है कि अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे का जो स्टेज होता है वो प्री स्कूल स्टेज होता है, जहां पे आंगनबाड़ी, पालनबाड़ी और बालबाड़ी का कॉन्सेप्ट चलता है बेसिकली। जी जी सर। हाँ, अब यहाँ पे Yes, बच्चों yes, sir. जी, अब ये जो अर्ली चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इस स्टेज में आप छोटे बच्चे को देखिए, छोटे बच्चे को घर में ऑब्जर्व करिए, उससे बातें करिए, है ना। उसको देखिए किस किस तरीके का सवाल पूछता है, कितना सवाल पूछता है, एक एक सवाल कितना बार पूछता है। एक्चुअली में उसकी एक नेचर है एक्सप्लोर करने की। इन्वायरमेंट में जो कुछ दिखता है उसके बारे में वो जानना चाहता है, इंक्वायरी करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है बेसिकली। इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लोरेशंस की है। इसलिए अर्ली चाइल्डहुड को समटाइम्स हम लोग एक्सप्लोरेटरी स्टेज कहते हैं, प्री स्कूल स्टेज कहते हैं, उसके साथ साथ हम लोग एक्सप्लोरेटरी स्टेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट में जो कुछ भी दिख रहा है वो उसको जानना चाहता है, वो उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। इसलिए इस स्टेज को अर्ली चाइल्डहुड को हम लोग क्या कहते हैं जी? अर्ली चाइल्डहुड को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्लोरेटरी स्टेज कहते हैं। हाँ, एक्सप्लोरेटरी स्टेज कहते हैं बेसिकली। दूसरी चीज ये है कि ये जो स्टेज है इसमें बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं, ये क्या है, वो क्या है, क्यों है, क्यों नहीं है, इस तरीके के 1000 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चंस है कि आप बोर होने लगेंगे। बहुत सारे सवाल पूछते हैं और मे भी एक ही सवाल बार बार भी पूछते हैं जी। 2 से 6 साल के बच्चे को आप ऑब्जर्व करके देखिए, ये बच्चे क्या होते हैं, बहुत सवाल करते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं। इनको जानने की, समझने की बहुत जल्दी होती है, बहुत सवाल करते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं, बहुत सवाल उठाते हैं। फलाना फादर है तो क्यों है, फलाना फादर नहीं है तो क्यों है, वो अंकल है तो क्यों है, वो दादी है तो क्यों है, वो मम्मी है तो क्यों है, वो कौआ है तो क्यों है, वो है क्या कौआ। इस तरीके के न जाने उसके कितने सारे क्वेश्चन रहते हैं। और इस स्टेज में बच्चों के क्वेश्चन के लिए उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। इस स्टेज में अगर बच्चों के क्वेश्चंस को क्रिटिसाइज करिएगा, इससे उसकी इंस्टिंक्ट दब जाएगी, फिर जिंदगी में वो कभी सवाल नहीं पूछेगा, कभी प्रश्न नहीं पूछेगा। इसलिए इस स्टेज में क्वेश्चंस का मुनासिब जवाब दिया जाना चाहिए। इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड को दूसरे शब्दों में हम लोग क्वेश्चनिंग एज कहते हैं या क्वेश्चनिंग स्टेज कहते हैं जी। क्वेश्चनिंग एज कहते हैं या क्वेश्चनिंग स्टेज कहते हैं, स्टेज कहते हैं है ना। दूसरी चीज है कि यहाँ पे बच्चे को देखिए, जो अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा रहता है वो बहुत नकल करता है बेसिकली, है ना, बहुत नकल करता है, बहुत वो तकलीद करता है बेसिकली।
कॉपी करने की कोशिश करता है, नकल करने की कोशिश करता रहता है बेसिकली, है ना। अनुकरण करता है, अपने से बड़े जो भी उनके आसपास रह रहे हैं उनको इमिटेट करने की कोशिश करता रहता है बेसिकली। देखिए कि नहीं, छोटे बच्चे को दादा दादी का, मम्मी पापा का, जी जी, मम्मी पापा का, दादा दादी का नकल करते हैं ना भाई। जी सर। हाँ, तो इसलिए इस स्टेज को हम लोग इमिटेटिव एज कहते हैं, नकल वाली अवस्था कहते हैं या अनुकरण की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे को अच्छा बुरा नहीं पता, वो बस नकल करता है अपने दादा दादी का, अपने माँ बाप का, चाचा चाची का, भाई बहन का, जिसका भी जैसा देखने को मिला, जो भी उसके आसपास है उसको नकल करने लगता है, उसको इमिट करने लगता है। इसी वजह से इस स्टेज को हम लोग इमिटेटिव एज कहते हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ पे आप देखिए बच्चे जो है चीजों को तोड़ना, मरोड़ना, झूठो फूसों का खिलौना बनाना, झूठो फूसों का कोई काम करना, झूठो फूसों का गाड़ी बनाना, झूठो फूसों का खेल खेलना, इस तरीके का बहुत सारा नौटंकी रहता है बच्चे का इस स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में बेसिकली। चीजों को तोड़ मरोड़ करके नई शक्ल देना, नए तरीके से बनाना, मतलब मीनिंग हमारे लिए भले ना हो लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ मीनिंग रहता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही कुछ बना दिया, आप उसको तोड़ दीजिए, रोने लगता है, क्योंकि वो हमारे लिए मीनिंग नहीं था लेकिन उसके लिए, जी, लेकिन उसके लिए मीनिंग है बेसिकली, उस बच्चे के लिए मीनिंग है एक्चुअली। यही वजह है कि इस स्टेज को हम लोग क्रिएटिव एज भी कहते हैं। यही वजह है कि इस एज को हम लोग, जी, क्रिएटिव एज भी कहते हैं बेसिकली। सो अर्ली चाइल्डहुड में बात हुई कि अर्ली चाइल्डहुड का जो मरहला है वो हमारा 2 से लेके, जी, 2 से लेकर के 6 साल तक का, 6 साल तक का बच्चा यहाँ से स्किल एक्वायर करना शुरू कर देता है, स्पीच डेवलपमेंट होने लगता है, भाषा का विकास होने लगता है। इसलिए इस स्टेज में बच्चा के सामने नाजेबा कलेमात का इस्तेमाल ना करें, अच्छे भाषा का प्रयोग करें, अच्छे जबान का प्रयोग करें, क्योंकि इस स्टेज में जैसा सीखेगा वैसा वो आगे भी उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कहा। फ्राइड की बात अभी बताई ना कि जो अर्ली चाइल्डहुड का एज है वो काफी इन्फ्लुएंशियल स्टेज है। इस स्टेज में जो चीज पर्सनालिटी में बिल्ड हो जाती है वो बड़ी इंस्टिंक्ट के साथ आगे बढ़ती है बेसिकली, और बड़ी पर्सनालिटी में उसकी वजह से डिमेरिट पैदा होता है। इसलिए अच्छे भाषा, सभ्य भाषा का प्रयोग करिए, अच्छी जबान का प्रयोग करिए बेसिकली, इस्तेमाल करिए। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हमने बताया। इसके अलावा बताया कि इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, जी, इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, प्री स्कूल स्टेज कहते हैं बेसिकली। इसके अलावा इस स्टेज को क्या कहते हैं, जी, क्या कहते हैं भाई, एक्सप्लोरेटरी स्टेज, एक्सप्लोरेटरी स्टेज कहते हैं, स्टेज, इमिटेट क्वेश्चनिंग एज। इसके बाद इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चनिंग एज कहते हैं। क्वेश्चनिंग एज, हाँ, साथ ही साथ इसको क्या कहते हैं, इमिटेटिव इमिटेटिव स्टेज, और इसके साथ साथ हम लोग इसको, जी, क्रिएटिव एज, क्रिएटिव कहते हैं बेसिकली। हाँ, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है याद रखिएगा, और आगे भी ये बहुत काम आने वाला है और एग्जाम में भी बहुत काम आने वाला है। ये तो हो गई अर्ली चाइल्डहुड की बात। अब लेटर चाइल्डहुड की बात है, तो 6 साल के बाद का जो मरहला है, 6 साल से लेकर के 12 साल की जो अवस्था है बेसिकली, और कई किताबों ने 13-14 को भी कंसीडर किया है, कई ने 11 को कंसीडर किया है, बट जनरली आइडियली हम बता रहे हैं कि 6 से 12 लोग कंसीडर करते हैं। तो जो उत्तर बाल्य अवस्था है, जो 6 से 12 साल की अवस्था है, इसमें आप देखें बच्चे को, तो अब बच्चा इस स्टेज में सेक्सुअल मैच्योरिटी को अचीव करने लगता है बेसिकली, सेक्सुअल मैच्योरिटी को अचीव करने लगता है बेसिकली। यहाँ पे बच्चे में अपने माता पिता के तय, अपने पेरेंट्स के तय, अपने गार्जियन की तरफ इनका नेगेटिविज्म इनके अंदर डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में, लेटर चाइल्डहुड में, बच्चा खेलना कूदना, फंटासी करना पसंद करता है, लोगों के साथ घूमना, कम्युनिटी में जाना, कम्युनिटी के बच्चों के साथ खेलना, ये सब चीज बच्चों को पसंद होता है। जब माँ बाप इसके लिए रोकते हैं कि भाई भर दिन मत खेलो, धूप में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो,
तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर पाबंदी की जा रही है। जी, हमारे ऊपर पाबंदी की जा रही है। वो अपने आप को स्वतंत्रता चाहते हैं। इसी वजह से माता पिता कहते हैं बच्चों में नेगेटिविज्म, जी, नेगेटिविज्म डेवलप हो जाता है बेसिकली, नहीं जी। जी और इस स्टेज में चूंकि 6 साल का अवस्था हो गया, तो अब 6 साल के बाद बच्चा स्कूल भी जाने लगता है, और जाहिर है कि लेटर चाइल्डहुड की अवस्था में जिस तरीके का रियरिंग होगा, जिस तरीके की देख रेख होंगी, जिस तरीके की रीडनेस पैदा की जाएगी, अब आगे की जो हायर एजुकेशन होगी वो इसी पर आधारित होगी, इसी पर बेस्ड होगी बेसिकली। लिटिल चाइल्डहुड की एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें बच्चे को गैंग में रहना पसंद है, समूह में रहना पसंद है, क्राउड में रहना पसंद है बेसिकली। इसलिए इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को या तो हम लोग गैंग लीप कहते हैं, या तो हम लोग गैंग एज कहते हैं, या क्राउड टुगेदर कहते हैं। अर्थात लेटर चाइल्डहुड की अवस्था में बच्चा समूह में रहना, अपने पीयर समूह में रहना, अपने ग्रुप के बच्चों के साथ रहना, उनके साथ रहना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ खेलना कूदना उन्हें पसंद होता है बेसिकली। गैंग शब्द जो यहाँ पे यूज किए गए वो इसलिए यूज किया गया कि आप देखिए 6 से 12 साल के बच्चे का अपना अपना गैंग होता है। 6 गो 7 गो 8 लड़के का 10 लड़के का बच्चे का अपना अपना गैंग होता है जी। अब उसमें से उसके गैंग के आदमी को कोई दूसरा बच्चा मार दिया, या कोई दूसरा बच्चा कोई चीज छीन लिया। अब उस गैंग का जो मुखिया भले अपना नेटा बह रहा है, पैंट गिरा जा रहा है, शर्ट का बटन खुला हुआ, लेकिन चला जाएगा मार करे जी। कैसे मार दिया तुम, कैसे कर दिया, नहीं, झगड़ा करने लगता है, झंझट फंसाने लगता है बेसिकली। गार्जियन में झंझट करवा देता है जी, नहीं। यस सर। इस स्टेज को इसकी बच्चे की इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये जो गैंग का मतलब सिर्फ समूह में रहना तो है ही, सोशलाइजेशन चरम सीमा पे होता है तो वो रहते ही है, लेकिन ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपनेपन का काफी होता है, तो वो उनका गैंग रहता है बेसिकली, है ना। तो इसलिए इस स्टेज को हम लोग गैंग लीप कहते हैं या गैंग एज कहते हैं बेसिकली। ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है लेटर चाइल्डहुड की बेसिकली। कुल मिलाकर के अगर बात करें हम चाइल्डहुड की, यानी अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में से अगर हम कंपैरिजन करें, तो अर्ली चाइल्डहुड जो है वो काफी सेंसिटिव स्टेज है, जहां पे आपको बच्चे की रेयरिंग बहुत अच्छे से, बहुत देख रेख से और बहुत संजीदा होकर के आपको बच्चे की रेयरिंग करने की जरूरत है, क्योंकि उस स्टेज में जो डेवलप होगा बाकी आप पूरी जिंदगी पर वो असरअंदाज होगा। लिहाजा बच्चे की पर्सनालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि अर्ली चाइल्डहुड में उसकी रेयरिंग किस तरीके से की गई है। और बाकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया, जिसको एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स हमें उन कैरेक्टरिस्टिक्स को फैसिलिटेट करना चाहिए, उन कैरेक्टरिस्टिक्स से उकताना नहीं चाहिए। उस स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड में एक और बात हमने आपसे डिस्कशंस में मिस किया, वो है बेसिकली मर्मराइजिंग, प्राइवेट स्पीच। बच्चे अपने आप में भनभनाते हैं, अपने आप में बात करते हैं जी, अपने आप में बात करते हैं भाई, अपने आप में बतियाते हैं जी। सवाल करने वाला भी जवाब देने वाला भी दोनों वही होता है। Have you observed this type of characteristics of early childhood or not? जी, आपने इस तरीके की चीजों को ऑब्जर्व किया है? यस सर। जी जी मैंने अभी रिसेंटली, मैं जब घर गया था तो मैं अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया था ना, मेरी भतीजी ऐसे ही कुछ कुछ बोल रही थी कहीं पे बैठी, भाजन हमारे कह रहे थे कि पता नहीं इसको क्या, देखो वो अपने अपने कुछ कुछ बोल रही है, बतिया रही। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। चूंकि भाषा विकास का इतना इंस्टिंक्ट अंदर से आ रहा होता है ना, और बच्चे से उतना कोई टाइम देता नहीं, उतना बात करता नहीं, तो इंस्टिंक्ट इतना आ रहा होता है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। और जाहिर है कि वो जितना मर्मराइज करेंगे, जितना प्राइवेट स्पीच होगा, भाषा का विकास उतना ही होगा। तो अगर इस तरीके की सिम्टम भी बच्चों में देखने को मिलते हैं तो इसको फैसिलिटेट करना चाहिए। आपको बच्चे से बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, जितना देर वो बात करना चाहे, जितना देर आपको टाइम है,
उतना देर आप कोशिश करिए बच्चों से बातचीत करने की। सवाल का सेटिस्फैक्टरी आंसर दीजिए, सेटिस्फैक्टरी जवाब दीजिए। नहीं मालूम हो तो बोल दीजिए नहीं मालूम है, देख के बताएंगे या किसी से पूछ के बताएंगे, लेकिन उस पे किसी भी तरीके का मतलब मारपीट या इस तरीके की डांट टपट नहीं करना चाहिए। उससे इंस्टिंक्ट दब जाते हैं और फिर बाकिया जिंदगी जो है वो असरअंदाज हो जाता है। लिहाजा अर्ली चाइल्डहुड काफी सेंसिटिव एज है और लेटर चाइल्डहुड में जाहिर है कि चूंकि नेगेटिविज्म पैदा हो गई है बेसिकली उस स्टेज में, फिर बाद में जब एडोलसेंस की एज में आते हैं फिर वो शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इस स्टेज में लेटर चाइल्डहुड में ये पेरेंट्स कहते हैं उसमें नेगेटिविज्म के हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, हमें रोका जा रहा है, इस तरीके के इंस्टिंक्ट बच्चे में आते हैं, तो आपको उनके साथ बैठ करके गाइडेंस एंड काउंसलिंग करनी चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। तो गैंग एक से उभरेंगे भी और साथ ही साथ नेगेटिविज्म को भी अस्थिर किया जा सकता है, उनको भी स्टेबल किया जा सकता है। ओके, कोई क्वेश्चन यहां तक? जी, यहां तक में किसी का कोई क्वेश्चन या समथिंग जो मैंने इन दोनों स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हैं जो मैंने छोड़ा है तो बताइए। जी भाई, और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने छोड़ा है तो बताइए। आगे बढ़े जी। यस सर। हाँ, अब आगे आएंगे तो अगला जो स्टेज है वो है आपका जी, अगला जो स्टेज है वो है एडोलसेंस। जी, एडोलसेंस भाई इसको हम लोग कहते हैं किशोरावस्था बेसिकली। जी, एडोलसेंस दैट मीन्स किशोरावस्था। जीएस स्टैनली हॉल का कहना है कि जो एडोलसेंस है बेसिकली ये स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस का मरहला है, तूफान और दबाव का मरहला, तूफान और तनाव का मरहला। कोई जस्टिफाई करेगा इस स्टेटमेंट को कि स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस का मरहला क्यों है, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस का स्टेज क्यों है, अवस्था क्यों है, तूफान और दबाव का अवस्था क्यों है? कोई जस्टिफाई करेंगे स्टेटमेंट को? क्योंकि सर इसमें बच्चे जो है इस एज में अपने फैसले लेते हैं ज्यादातर और खुद के फैसले को वो बेहतर समझते हैं। अच्छा, ठीक है। और कोई भाई? सर यहाँ ईड और ईगो और सुपर ताजिया ईगो। मुशर्रफ। यस सर, यहाँ ईड ईगो और सुपर ईगो का मेन मसला होता है। अच्छे, ठीक है। एजाज? जी सर, मैं भी वही कर रहा था कि ईड ईगो सुपर ईगो का जो है स्टेज होता है, उसके अलावा जो फिजिकल ग्रोथ फास्ट होता है, ये सब भी रीजन है इसका। अच्छा जी, अच्छा जी। और कोई? में बच्चा जो है ना अपने और सर बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अच्छे अच्छे। सेकेंडरी हार्मोन का ये एक्टिवेशन वगैरह। ठीक बात है, ठीक बात है, गुड। हाँ भाई मुशर्रफ कुछ कह रहे थे जी। जी कह रहे हैं इस उम्र में ना अपने आप को सुपीरियर समझता है, वो जो है वो जो सोचता है वो सोचता है कि मैं ही बेहतर सोचता हूँ, और इस तरह से जो है उसको कोई भी फैसला लेने में वो जल्दबाजी करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। और कोई? सर इस स्टेज में अपने आप को फैसला लेने में बहुत ज्यादातर रहता है, मतलब जो करते हैं हम सही है, जो हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही, मतलब ये कहा जाए कि बिल्कुल इस हिसाब से अपने आप ये गलत या सही खुद का फैसला लेंगे सोचता है, और सोचता है जो हम कुछ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम मेरे लिए सही है, ये सही है, बिल्कुल ये सही। मतलब अगर उस प्रति में गार्जियन भी पेरेंट्स भी कुछ भी बताते हैं तो ज्यादातर उसके पीछे गार्जियन के पीछे में बात कम सुनना चाहिए पीछे, लेकिन जो अपने मन में होता है उस हिसाब से करते रहता है, खासकर यही किशोरावस्था में एडोलसेंस स्टेज में मेरे हिसाब से। ठीक है जी, ठीक। ओके, और किन्हीं का कुछ है? आई होप कि आप लोग की तरफ से कंक्लूड जी, शायद मेरी तरफ से भी कुछ सुनना चाह रहे हैं जी। अरे भाई मेरी तरफ से भी कुछ सुनना चाह रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर। आप बोलेंगे जो बात आप लोग बोले हैं बिल्कुल बिल्कुल। So basically, a storm and a stress is basically
two different action verb that represent the stage, that means तनाव, and storm, that means तूफान। दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है। पहले अगर हम तूफान की बात करें तो तूफान की बात ये है कि चूंकि इस स्टेज में बच्चों में एक फिलोसफिकल थाउट डेवलप होता है, एग्जिस्टेंस को पहचानने की कोशिश करता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, मैं क्यों यहाँ हूं, मैं क्यों यहाँ आया हूं, मैं क्या करूंगा। इस तरीके की जो फिलॉसफिकल क्वेश्चन है, वो फिलॉसफिकल क्वेश्चन उसके अंदर आता है और वो उस फिलॉसफिकल क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करता रहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर तूफान है। आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो चाहता है कि समाज में हमें हमारे पिता के नाम से ना जाना जाए, समाज में हमारी खुद की आइडेंटिटी हो, लोग हमारे पिता को हमारे नाम से जाने। जी, समाज में लोग हमें मतलब हमारे नाम से हमारे पिता को जाना जाए। दैट मीन्स हम अपनी आइडेंटिटी को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हार्मोनल चेंजेस हुआ है, केमिकल चेंजेस हुआ है, बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरिटी आई है, अब उसके हिसाब से बॉडीज में चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों की बॉडीज में चेंजेस आ रहे हैं और हार्मोनल चेंजेस हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस में है और उन चीजों को एक्सेप्ट करता है जो भी चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली। साथ ही साथ जो करियर कंसर्न है वो बच्चों में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल किधर जाएं, किस प्रोफेशन में जाएं, कौन सा प्रोफेशन एडॉप्ट करें, किसमें जल्दी कामयाब हो जाएंगे, इस तरीके के गुण जो हैं वो उसमें पाए जाते हैं। दरअसल एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ एक्टर लाइक बिहेवियर। एडोलसेंस की स्टेज में, किशोरावस्था में बच्चा एक्टर की तरह बिहेवियर करता है। एक्टर कई सेंस में, एक्टर तो ये कि हीरो जैसा देखना चाहता है। अब उसके लिए तरह तरह के फटा जीन्स और शर्ट और न जाने टी शर्ट और जो भी है, उसको जो भी लोगों का अटेंशन लेना चाहता है, तवज्जो लेना चाहता है, लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता है, घंटों आईना के सामने खड़ा होकर के संवरने की कोशिश करता है ताकि लोग हमें देखें, हमारे ऊपर लोगों का अटेंशन हो। उसी तरीके से आजकल नया नौटंकी चला है, बाल सुगा पंखी जैसा कटा रहा है बच्चे, लोगों का तवज्जो हमारे तरफ आए। शर्ट का डिजाइन, पैंट का डिजाइन, जीन्स का डिजाइन, तो ये एक्टर तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक्टर है। दूसरा एक्टर इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इस स्टेज में बच्चे का मूड इस तरीके से स्विंग होगा कि आपको पता नहीं चलेगा। समटाइम्स वो बहुत मैच्योर बिहेवियर करने लगेगा, जिससे लगेगा कितना समझदार हो गया, और समटाइम्स बचपना में चला जाएगा। अर्थात एडोलसेंस में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो एक्टर इस मामले में भी, इस कॉन्टेक्स्ट में भी। तीसरी बात जो एक्टर की है वो रोल को लेकर के, वो एट द सेम टाइम बेटा होने का रोल निभाना चाहता है, एट द सेम टाइम्स दोस्त होने का रोल निभाना चाहता है, एट द सेम टाइम ब्रदर या सिस्टर होने का रोल निभाना चाहता है या चाहती है। और चौथा सेंस एक्टर का ये है कि इस स्टेज में बच्चे को लगता है कि उनके कमाने से घर में बहुत खुशहाली आ जाएगी। मतलब एडोलसेंस को लगता है कि उनके कमाने से घर में बहुत खुशहाली हो जाएगी। पापा कमा रहे हैं या मम्मी कमा रही है, उससे काम नहीं चल रहा है, अगर हम कमाएंगे पूरा घर भर के खुशहाली होगा। लिहाजा वो वोकेशनल कंसर्न ढूंढने लगता है, काम धंधा करने लगता है, काम धंधा की शुरुआत करने लगता है। तो एक्टर जो हम कह रहे हैं कि एडोलसेंस लाइक एक्टर लाइक बिहेवियर, वो बेसिकली इन चार कॉन्टेक्स्ट में एक्टर है।
और इसी वजह से इन तमाम चीजों को पूरा करने में उनको स्ट्रेस होता है। इसी वजह से जीएस स्टैनली हॉल ने जो शब्द यूज किया, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस, स्ट्रॉम that raises the philosophical thought, the philosophical question, the real meaning of existence, अस्तित्व की बात करने, आइडेंटिटी की बात करने। whereas स्ट्रेस इन तमाम पर्सपेक्टिव में स्ट्रेस को डिफाइन किया गया। इसी वजह से हम लोग एडोलसेंस को इज अ स्टेज ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस कहते हैं। I hope it should be must clear. जी, it must be clear. जी, जी यस सर। हाँ। नेक्स्ट बात ये है जी, नेक्स्ट बात ये है कि एडोलसेंस को लिटरली अगर हम देखें तो इनका मतलब, एडोलसेंस का मतलब ही होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर जाना, पुख्तगी की जानिब जाना, बेसिकली एडोलसेंस है। इट इज अ इंटरमीडिएरी स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, एक्टरिस्टिकली पॉजिंग क्वालिटीज ऑफ बोथ स्टेज। जैसा कि हमने कहा कि एडोलसेंस एक्टर लाइक स्टेज है, बच्चे एक्टर लाइक बिहेवियर करते हैं, और वो मैंने कई कॉन्टेक्स्ट आपको दिए कि उन तमाम कॉन्टेक्स्ट में बच्चा एक्टर लाइक बिहेवियर करता है, अर्थात एडोलसेंस एक्टर लाइक बिहेवियर करता है। जाहिर है कि एडोलसेंस थ्रेशोल्ड है एडल्टहुड का, अर्थात एडल्टहुड की प्रिपरेशन एडोलसेंस है, अर्थात प्रौढ़ अवस्था की तैयारी, प्रौढ़ अवस्था का द्वार जो है वो बेसिकली आपका एडोलसेंस का एज है, जिसमें अभी बात हुई कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ जाता है, और एडोलसेंस की स्टेज में ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स उभरने लगते हैं। बेसिकली एडोलसेंस काफी सेंसिटिव स्टेज है। आप डेटा उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि एडोलसेंस में बच्चा सबसे ज्यादा सुसाइड करता है। सुसाइडल रेट जो आप देखेंगे वो सबसे ज्यादा आपको एडोलसेंस एज का मिलेगा। सुसाइडल टेंडेंसी जो सबसे ज्यादा आती है वो किस स्टेज में आती है जी? वो किस स्टेज में आती है जी? एडोलसेंस में सर, एडोलसेंस की स्टेज में आती है बेसिकली, है ना। और बात भी बोलते हैं ना सर कि जो है ना एडोलसेंस एज बहुत मतलब क्रूशियल एज रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, कई साइकोलॉजिस्ट ने इस, हाँ, एक मधुरिका शर्मा है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डिफाइन करते हुए कहा, हालांकि वो अगर लेटर चाइल्डहुड के लिए शब्द कहा जाता तो बहुत अच्छा होता, बट पता नहीं उन्होंने कहा है तो और दुनिया मान रही है। उन्होंने कहा कि जो एडोलसेंस स्टेज है बेसिकली वो कच्चा घड़ा है, बच्चा जो है वो कच्चा घड़ा है, और उस कच्चे घड़े को कुम्हार जिस तरीके से हाथ लगाएगा, जितना पकाएगा, बच्चे की पर्सनालिटी, आई मीन एडोलसेंस की पर्सनालिटी उतना बेहतर होगी, उतना सेफ होगा। सो एकदम कच्चा घड़ा है, आप जब उसको हाथ लगाएं तो सही से लगाएं, जिस तरीके का लगाएंगे उस तरीके का उसका डेवलपमेंट होगा। इस स्टेज में बच्चा लॉनली फील करने लगता है, अकेलापन महसूस करने लगता है, क्योंकि दरअसल बात ये नहीं है कि दूजा ये समझता है कि जेंडर डिफरेंशिएशन है। जो इनके साथी हैं, जो गर्ल्स बॉयज बचपना में रहते हैं तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे हम सब के अंदर वो कीड़ा पनपने लगता है कि वो लड़का है, वो लड़की है, और नहीं भी पनपता है तो घर वाले जबरदस्ती पनपाते हैं, है ना, जबरदस्ती बताते हैं कि वो लड़का है, वो लड़की है, तुम लड़की हो तो लड़की के साथ खेलना चाहिए, लड़के हो तो लड़के के साथ खेलना चाहिए। इस तरीके का हम लोग अपने घर में तरबियत देते हैं और बताते हैं बेसिकली। अब और एक तो ये बात हो गई। अब इसकी वजह से जो साथी संगत हैं वो सिर्फ बॉयज रह जाते हैं। दूसरी तरफ घर में भी ये बात पता चलने लगता है, बल्कि उसकी माँ को भी ये बात समझ में आ रही है, जो जिसने जन्म दिया है वो भी ये डिफरेंशिएटेड करने लगती है कि अब बच्चा होशियार हो गया है, हमारा बच्चा बहुत होशियार हो गया, लिहाजा आप बच्चों को थोड़ी थोड़ी दूर ही रखती हैं। प्रैक्टिसेस घर में नहीं हो रहा है, बाकी का बात कहना एकदम निर्बल समझ को दर्शाता है, एकदम फालतू बात पहले घर में नहीं हो रहा है।
यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो ये जो अकेलापन महसूस होता है, लॉनलीनेस महसूस होता है, इस स्टेज को आप नहीं देखेंगे तो इस स्टेज में जाहिर है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा आएगा, तो उसकी वजह से बच्चे में सुसाइडल टेंडेंसी और सुसाइडल रेट बच्चे बढ़ेगा बेसिकली। तो इस स्टेज में बच्चा सबसे ज्यादा कंसर्न चाहता है, आपकी तवज्जो चाहता है, आपका वक्त चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, अपनी स्ट्रेस को वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता है। तो आपको चाहिए कि इस स्टेज में बिना भेदभाव के, बिना किसी तरीके की डिफरेंशिएशन के, चाहे वो माँ हो या बाप, अपने बच्चे को वक्त दे और उनसे बातचीत करे, क्योंकि ये स्टेज बहुत सेंसिटिव है। अभी जिस तरीके से हम आगे की तरफ डिस्कस करेंगे, आपको इस बात का अंदाजा होता जाएगा कि एडोलसेंस क्यों इतना सेंसिटिव है बेसिकली। अब इस पर्टिकुलर एडोलसेंस एज के अंदर अगर हम जो शारीरिक बदलाव है, जो फिजिकल चेंजेस है, उसकी अगर हम बात करें तो ये बात तकरीबन जाहिर हो चुकी है, और मैंने अपने प्रीवियस बातों में इन चीजों को मैंने कवर करने की कोशिश की कि इस स्टेज में बच्चा सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ जाता है, और सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ जाने के लिए जाता है तो वो तमाम तर गुण, वो तमाम तर अंग, वो तमाम तर जो ऑर्गन्स है और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिनको एक्सेप्ट करना एक अलग इश्यू है। इमोशनल एंड सोशल बिहेवियर की हमने बात कहा, इसमें आपको मैंने कहा कि बच्चे की किसी भी चीज को, एडोलसेंस में बच्चा बहुत जज्बाती होता है। देखिए बच्चा मतलब एडोलसेंस की बात इस वक्त हम कर रहे हैं, जाहिर है कि वो हमारे लिए बच्चा है। एडोलसेंस में जो एडोलसेंस की एज है, बच्चा उसमें बहुत इमोशनली होता है, बहुत इमोशनली होता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग हाइटेंड इमोशनलिटी कहते हैं। किसी चीज से गहरा लगाव होना, किसी चीज को शिद्दत से चाहना, और ये शिद्दत एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को लेकर के कम होता है, दोस्ती यारी लन फन को लेकर के ये शिद्दत ज्यादा होते हैं, और इसकी वजह से भी कई बार सुसाइडल रेट बढ़ जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी बच्चों में आते हैं और सुसाइड कर लेता है। तो हाइटेंड इमोशनलिटी का जो है उसके अंदर गुण पाया जाता है। दूसरी चीज ये है ना कि जो मूड है बच्चों का वो शिफ्ट होता रहता है एडोलसेंस की एज में। तुरंत किसी चीज की जरूरत महसूस होगी, आप थोड़ा वक्त लगा दिए, उसका मूड शिफ्ट हो गया, अब उसको नहीं चाहिए, अब उसको नहीं चाहिए जी, अब उसको नहीं चाहिए भाई। तुरंत अभी उसको बहुत जरूरत थी, अब थोड़ी देर के बाद आपने देने की थोड़ा टाइम लगा दिया, अब उसको वो चीज नहीं चाहिए बेसिकली। तो कब किस तरीके की बिहेवियर करेगा, कब क्या बोलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपको इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। एडोलसेंस की स्टेज में बच्चा इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ा सा होता है, मूडी होता है, इरेशनल होता है और अकेलापन महसूस करता है, लॉनलीनेस महसूस करता है। ये बात हमने आपसे कहा कि आपको इन चीजों पर थोड़ा, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अपने बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे बच्चे न सिर्फ अपोजिट सेक्स में बल्कि सेम सेक्स पीयर्स में भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, अर्थात अपने दोस्तों के साथ रहना, उनके साथ बातचीत करना, हंसना, बोलना, नौटंकी करना, नाच गाना डांस करना बच्चों को पसंद है। साथ ही साथ अपोजिट सेक्स जो भी हैं उनमें भी इंटरेस्ट लेते हैं, और वो भी कई बार स्ट्रेस का शिकार होते हैं, और उसकी वजह से कई बार सुसाइडल टेंडेंसी आती है और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। देखिए इस स्टेज में अगर ये गुण आता है, अपोजिट सेक्स का गुण, अपोजिट सेक्स की तरफ रागिब होना, दोनों जेंडर को आता है, मेल और फीमेल दोनों को आता है, और ये आना कोई बुरी बात नहीं। आपका जो समाज का पैमाना है ना, वो तुरंत लिफाफा लेके तैयार हो जाते हैं। आपको मालूम नहीं, हमें ये मालूम नहीं कि हम वो उसी स्टेज से निकले हैं। याद रखिए वो स्टेज जैसे ही पार करेगा, उसकी वो इंस्टिंक्ट अपने आप दब जाएगी, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अदरवाइज इस स्टेज में जोर जबरदस्ती, मार पीट, और आप सोचते हैं कि जोर जबरदस्ती करके, डरा धमका करके अगर हम
चीजों को कवर कर लें, याद रखिए वो पर्सनालिटी बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वही मोरालिटी उसको कबूल है जो मोरालिटी वो अपनाता है। जो उसको सही लगता है वही चीज सही है उस स्टेज में। बाकी धीरे धीरे जैसे एज आगे बढ़ेगा सब कुछ स्टेबलाइज होता चला जाएगा। हम आप खुद देखिए ना जी, हम आप खुद देखिए, रात में 9 बजे लोग कहता था कि पढ़ने को बैठो, तो बड़ा बचपना में लगता था रात में पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, लेकिन आज पढ़ रहे हैं ना जी। जी, चूंकि रोटी के लाले पड़े हैं आपको। हमें मालूम है कि आज 2-4 साल में अगर जिंदगी नहीं बना लेंगे, नहीं काम कर लेंगे, तो आइंदा बहुत दिक्कत होने वाली है। वो जैसे जैसे एज निकल जाता है वो कहानी अपने आप दबता चला जाता है, अपने आप ठीक होता चला जाता है। यहीं पे आइडेंटिटी को लेकर के मैंने कहा था कि सोशल एक्टिविटीज में बच्चों को अगर आप देखिए एडोलसेंस की एज में, तो गांव में शादी विवाह हो, कोनो प्रोग्राम हो, या किसी के यहाँ कोई क्या कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट कंडीशंस हो क्या हो, ऐसे तमाम परिस्थिति में आप पाएंगे कि जो एडोलसेंस लड़के हैं समाज के, गांव के, गोतिया के, वो लोग एक्टिव रहते हैं जी। वो लोग एक्टिव रहते हैं, चाहे शादी विवाह हो, कोनो प्रोग्राम हो, या किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो, हर चीज में ये जो एडोलसेंस होते हैं वो बेसिकली आगे होते हैं, चूंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी चाहते हैं और उसको निभाना भी चाहते हैं और उससे अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। इसलिए समाज में अगर हमारे बच्चे, एडोलसेंस बच्चे अगर इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, समाज में जिम्मेदारी लेना चाहता है और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहता है। आपने इस तरीके की बिहेवियर देखी है ना भाई एडोलसेंस की जी? जी जी सर। अब किस कहे ना, कोई प्रोग्राम हो, शादी विवाह हो, किसी भी तरीके का अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो, आप ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा बेसिकली। तो ये इस स्टेज की सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। साथ ही साथ हमने ये बात किया कि इस स्टेज में, हमने ऊपर में बात किया कि इस स्टेज में बच्चों में कई फिलोसफिकल क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर रेज होता है, जैसे मैं कौन हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं क्यों आया हूँ, क्या करना है, ये तमाम तर फिलोसफिकल क्वेश्चन जो है उसके जहन में आता रहता है और इसकी वजह से भी स्ट्रेस रहता है उसके अंदर। मोरल डेवलपमेंट की बात जहां तक है, याद रखिए कि एडोलसेंस की स्टेज में जबरदस्ती बाहर से इंस्टॉल नहीं कर सकते आप मोरालिटी को। बच्चों में मोरालिटी, एडोलसेंस में मोरालिटी बाहर से इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। मोरालिटी अंदर से इंस्टॉल होता है। कोई भी एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक फियर, पनिशमेंट और किसी भी तरीके का सामाजिक परिणाम जो है वो बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से मोरालिटी उनको आते हैं और उन मोरालिटी का वो सम्मान करता है। आप मोरालिटी रिप्रेजेंट करिए, बच्चा खुद ब खुद रिप्रेजेंट करने लगेगा, एडोलसेंस खुद ब खुद रिप्रेजेंट करने लगेगा। लेकिन आप जबरदस्ती कहिए कि ऐसा मोरालिटी अपनाओ, तो बच्चा अपनाएगा नहीं। हजार्डस की अगर बात करें एडोलसेंस में, तो जैसा कि हमने कहा कि इस स्टेज में चूंकि जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो काफी मजबूत रहती है, काफी अपने चरम सीमा पे रहती है, इसीलिए किसी भी तरीके की बीमारी तो जल्दी इस स्टेज में नहीं होता। लेकिन एक जो हजार्डस है वो हजार्डस साइकोलॉजिकल है, जिसमें हमने कहा कि आमतौर पर डिसअप्रूवल होता है अपोजिट सेक्स से, या इसके अलावा और भी सिचुएशंस हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो सुसाइडल टेंडेंसी और सुसाइडल रेट बढ़ जाता है बेसिकली। तो ये एडोलसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमने आपको इन्फेंसी स्टेज से लेकर के एडोलसेंस तक की एज की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपके साथ डिस्कस की और उनकी जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स थी वो हमने आपको आपके सामने रखी। आई होप आप पहले से भी अवेयर होंगे इन तमाम चीजों से, बट फिर भी एक बार मैंने आपके सामने में रखा।